जब कर्ज में डूबे एक लाचार पिता और उसकी संस्कारी बहू ने घर में निकले शुभ कीड़ों को मारने से रोक दिया, तो उसी रात प्रकृति ने ऐसा चमत्कार किया कि उनका टूटा हुआ घर धन धान्य से भर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस विशेष और रहस्यमयी कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर अपने घरों में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें तुरंत भगाने या मारने का उपाय सोचने लगते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र और वेदों में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रकृति कभी भी बिना वजह कोई कदम नहीं उठाती। हमारे आसपास मौजूद कई जीव और कीड़े ऐसे होते हैं जो साक्षात मां लक्ष्मी और धन संपत्ति के आगमन का शुभ संकेत लेकर आते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि यह उन प्राचीन मान्यताओं, एक परिवार के अटूट विश्वास और उस चमत्कार की सच्ची दास्तां है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और उसके दूत किसी भी रूप में हमारे घर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रत्नागिरी में एक बहुत ही पुरानी और जर्जर हवेली हुआ करती थी। इस हवेली की दीवारों से अब ईंटें झांकने लगी थीं और छत से बरसात का पानी टपकता था। इस घर में 60 वर्षीय रमाकांत जी अपने बेटे शेखर और बहू सावित्री के साथ रहते थे। रमाकांत जी उस कस्बे के सबसे ईमानदार और उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में निकाल दी थी, लेकिन उनकी यही ईमानदारी उनके बेटे शेखर को हमेशा खटकती थी। शेखर एक पढ़ा लिखा लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी और क्रोधी स्वभाव का युवक था। लगातार व्यापार में हो रहे नुकसान और सिर पर चढ़े लाखों के कर्ज ने उसे हताश और कड़वा बना दिया था। इस पूरे परिवार को जोड़े रखने का काम करती थी सावित्री। सावित्री जितनी सुंदर थी, उतनी ही संस्कारी और ईश्वर पर गहरी आस्था रखने वाली महिला थी। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब कस्बे के सबसे क्रूर और निर्दयी साहूकार भैरवनाथ ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया। रमाकांत जी ने शेखर के व्यापार के लिए भैरवनाथ से अपनी पुश्तैनी हवेली गिरवी रखकर भारी कर्ज लिया था। एक शाम जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, भैरवनाथ अपने गुंडों के साथ रमाकांत जी के दरवाजे पर आ धमका। उसने दरवाजे को जोर से लात मारते हुए कहा, रमाकांत, बहुत हो गई तुम्हारी शराफत की नौटंकी। पूरे 7 लाख का कर्ज है तुम पर। अगर कल सूरज ढलने तक मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नकारा बेटे को इसी हवेली से धक्के मारकर निकाल दूंगा और इस जमीन पर अपना गोदाम बनवाऊंगा। रमाकांत जी ने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की, लेकिन भैरवनाथ ने एक न सुनी और कल तक की मोहलत देकर वहां से चला गया। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। शेखर जमीन पर सिर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे। उसने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, देख ली अपनी ईमानदारी की कीमत बाबूजी। कल हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरे पास जर खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। इस मनहूस घर ने हमें सिर्फ बर्बादी दी है। सावित्री ने आंखों में आंसू लिए शेखर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ईश्वर पर भरोसा रखिए जी। जिसने जन्म दिया है वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बुरे वक्त में हमें अपना आपा और अपना धर्म नहीं खोना चाहिए। अगली सुबह जब सावित्री घर के आंगन में बने तुलसी के चौरे चबूतरे के पास पूजा कर रही थी, तो उसने एक अजीब नजारा देखा। तुलसी के पौधे के ठीक नीचे से काली चींटियों की एक बहुत ही लंबी और मोटी कतार निकल रही थी। वे चींटियां अपने मुंह में चावल के छोटे छोटे दाने लेकर गोल घेरा बना रही थीं। सावित्री के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तुरंत रसोई से थोड़ा सा आटा और शक्कर मिलाकर उन चींटियों के रास्ते में डाल दिया। तभी शेखर हाथ में कीड़े मारने वाली जहरीली दवा की बोतल लेकर आंगन में आ गया। शेखर ने झुंझलाते हुए कहा, सावित्री, तुम पागल हो गई हो क्या? एक तो वैसे ही इस घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुम इन कीड़ों को शक्कर खिला रही हो। हटो यहां से। मैं इन सब पर अभी यह दवा डालता हूं। वैसे ही यह घर खंडर बन चुका है, अब ये कीड़े इसे और खोखला कर देंगे। जैसे ही शेखर ने दवा की बोतल खोली, रमाकांत जी वहां आ गए और उन्होंने शेखर का हाथ पकड़ लिया। रमाकांत जी ने गंभीर और शांत स्वर में कहा, रुक जाओ शेखर। क्या तुम नहीं जानते कि वास्तुशास्त्र में घर में काली चींटियों का इस तरह झुंड में आना और गोल घेरा बनाना किस बात का संकेत है? ये साक्षात मां लक्ष्मी के आगमन और रुके हुए धन की प्राप्ति का सबसे बड़ा शुभ संकेत है।
इन बेजुबान जीवों को मारकर तुम अपने घर की बची खुची बरकत भी खत्म कर दोगे। शेखर ने गुस्से से दवा की बोतल जमीन पर पटक दी और चिल्लाया, बाबूजी, आप और आपकी ये पुरानी दकियानूसी बातें, क्या ये काली चींटियां भैरवनाथ का कर्ज चुकाएंगी? क्या ये चींटियां हमारे लिए आसमान से सोने के सिक्के बरसाएंगी? इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, इन कीड़ों पर नहीं। सावित्री ने शेखर को समझाते हुए कहा, जी, बाबूजी बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरी दादी माँ कहती थीं कि प्रकृति हमें हमेशा 9 शुभ कीड़ों के जरिए अपने आने वाले अच्छे वक्त का संकेत देती है। कल रात मैंने घर की पुरानी तिजोरी के पास एक सफेद मकड़ी को झाला बुनते देखा था, और आज सुबह जब मैं दरवाजा खोल रही थी तो चौखट पर एक कनखजूरा सेंटिपीड बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांति से गुजर गया। वास्तु के अनुसार कनखजूरे का घर में शांति से घूमना घर की आर्थिक तंगी दूर होने का पक्का प्रमाण है। शेखर ने अपना माथा पीट लिया। तुम दोनों ससुर बहू ने मिलकर इस घर को चिड़ियाघर समझ लिया है। एक तरफ सफेद मकड़ी, दूसरी तरफ कनखजूरा, और अब ये काली चींटियां। मैं जा रहा हूं भैरवनाथ के पैरों में गिरने, शायद वह हम पर तरस खाकर कुछ दिन की मोहलत और दे दे। इतना कहकर शेखर हताश होकर घर से निकल गया। दोपहर हो चुकी थी। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। रमाकांत जी चुपचाप अपने कमरे में बैठकर भगवान की माला जप रहे थे। सावित्री जब आंगन में अनाज साफ करने बैठी तो अचानक कहीं से एक सुनहरा भृंग, गोल्डन बीटल, उड़ता हुआ आया और सावित्री के अनाज के सूप पर बैठ गया। सावित्री ने उसे भगाया नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उसे उड़ जाने दिया। कुछ ही देर बाद घर के पुराने छज्जे पर मधुमक्खियों ने एक छोटा सा छत्ता बनाना शुरू कर दिया, और शाम होते होते आंगन के एक कोने से झींगुर, हाउस क्रिकेट की सुरीली आवाज गूंजने लगी। सावित्री ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे नारायण, आज एक ही दिन में इतने सारे शुभ संकेत। काली चींटियां, सफेद मकड़ी, कनखजूरा, सुनहरा भृंग, मधुमक्खियां और अब यह झिंगुर। मेरी दादी कहती थीं कि जब ये शुभ जीव एक साथ घर में वास करने लगें तो समझो किस्मत का बंद ताला टूटने ही वाला है। सूरज ढलने वाला था। शेखर थका हारा और निराश होकर घर लौटा। भैरवनाथ ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया था और कहा था कि वह कुछ ही देर में अपने आदमियों के साथ हवेली पर कब्जा करने आ रहा है। शेखर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। हम बर्बाद हो गए बाबूजी, भैरवनाथ बस आता ही होगा, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। आपके वो शुभ संकेत, वो कीड़े मकोड़े हमें नहीं बचा पाए। तभी सावित्री दौड़ती हुई कमरे में आई। वह हाँफ रही थी, बाबूजी सुनिए, आंगन में चलिए जल्दी, वो काली चींटियां, वो चींटियां। रमाकांत जी और शेखर दोनों भागकर आंगन में पहुंचे। उन्होंने जो नजारा देखा वह किसी रहस्य से कम नहीं था। तुलसी के चौरे के पास की जमीन, जहां सुबह चींटियां गोल घेरा बना रही थीं, वहां अब एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। चींटियों ने अंदर से बहुत सारी पुरानी लाल रंग की मिट्टी निकालकर बाहर ढेर कर दी थी, और उस मिट्टी के ढेर के बीच कुछ अजीब सी धातु की चीज चमक रही थी। शेखर ने उत्सुकतावश उस गड्ढे के पास जाकर अपने हाथों से थोड़ी मिट्टी हटाई। मिट्टी हटते ही एक पुराने जमाने के भारी पीतल के संदूक का एक हिस्सा नजर आने लगा। संदूक के ऊपर एक बहुत ही पुराना ताला लगा हुआ था जो झंग खाकर लगभग टूट चुका था। रमाकांत जी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि इस हवेली की नींव में हमारे पूर्वजों की अमानत दबी है, जो केवल तभी मिलेगी जब इस घर पर कोई बहुत बड़ा संकट आएगा। लेकिन हमें कभी पता ही नहीं था कि वह अमानत तुलसी के पास दबी है। शेखर ने कुदाल उठाई और जल्दी जल्दी बाकी की मिट्टी हटाई। उसने जैसे ही उस पीतल के संदूक को बाहर निकाला और उसका टूटा हुआ ताला खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस संदूक के अंदर पुराने जमाने के सैकड़ों सोने के सिक्के, कुंदन के भारी जेवर और चांदी के बर्तन भरे हुए थे। साथ ही भोजपत्र पर लिखा एक पुराना दस्तावेज भी था, जिसमें यह प्रमाणित था कि शहर के जिस बड़े बाजार पर भैरवनाथ कब्जा जमाए बैठा है, वह जमीन भी असल में रमाकांत जी के पूर्वजों की है। शेखर के हाथों से कुदाल छूट गई। वह अपनी जगह पर बैठ गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह वही संदूक था जिस तक पहुंचने का रास्ता उन बेजुबान काली चींटियों ने दिखाया था। ठीक उसी समय दरवाजे पर जोर से लात पड़ी और भैरवनाथ अपने गुंडों के साथ आंगन में घुस आया।
चलो निकलो बाहर भिखारियों, सूरज ढल चुका है, अब यह हवेली मेरी है, भैरवनाथ ने गरजते हुए कहा। लेकिन इस बार शेखर डरा नहीं। वह शांति से उठा, संदूक में से सोने के 10 सिक्के निकाले और उन्हें भैरवनाथ के मुंह पर फेंक कर मारा। यह रहा तेरा कर्ज ब्याज समेत, भैरवनाथ, इसे उठा और मेरे घर से दफा हो जा। और हां, कल सुबह अदालत में तैयार रहना, क्योंकि जिस जमीन पर तूने अपनी रियासत खड़ी की है उसके असली कागजात भी मुझे मिल चुके हैं। अब तू सड़क पर आएगा। भैरवनाथ उन चमकते हुए सोने के सिक्कों और जमीन के पुराने कागजात को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। वह बिना एक शब्द कहे सिक्के उठाकर अपने गुंडों के साथ वहां से दुम दबाकर भाग गया। उस रात उस पुरानी हवेली में दिवाली जैसा जश्न था। शेखर, जो सुबह तक अपनी किस्मत को कोस रहा था और उन बेजुबान जीवों को मारने पर उतारू था, आज वह तुलसी के चौरे के पास घुटनों के बल बैठा था। उसने सावित्री और अपने पिता के हाथ जोड़कर माफी मांगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अहंकार और निराशा में इतना अंधा हो गया था कि मुझे प्रकृति के इशारे समझ ही नहीं आए। मुझे लगता था कि पैसा सिर्फ मेरी अक्ल से आएगा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह प्रकृति और ईश्वर के सामने बहुत छोटा है। आज इन छोटे छोटे जीवों ने हमें सड़क पर आने से बचा लिया। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, ईश्वर की भाषा इंसान के शब्दों में नहीं, बल्कि प्रकृति के संकेतों में छिपी होती है। जो इंसान इन बेजुबान जीवों का सम्मान करता है, प्रकृति खुद उसके लिए खजाने के रास्ते खोल देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। वास्तुशास्त्र और हमारे वेद पुराण सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि वे विज्ञान और प्रकृति के बीच का वह गहरा रिश्ता है जिसे हम आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। घर में चींटियों का आना, मकड़ी का जाला, भृंग या कनखजूरे का दिखना, ये सब हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए आते हैं कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर रही है। हमें बस थोड़ा सा सब्र और अपनी जड़ों पर विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आपको रमाकांत जी के परिवार की इस चमत्कारिक और भावुक कर देने वाली कहानी ने कुछ नया सिखाया हो, तो इसे अपने सभी चाहने वालों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपने घर आने वाले इन शुभ संकेतों को पहचान सकें। कमेंट्स में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक प्रकृति का सम्मान करें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।